हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम डी में। एग्ज़ाम डी तैयारी एग्ज़ाम की कोलान यूनिवर्सिटी यूजी सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का जो माइनर पेपर है 2A MN 2A उसका पेपर का नाम है मैनेजिंग इलेक्शन एंड इलेक्शन कैंपेन। ठीक है, तो इसका जो है यूनिट 1 मैंने करवा दिया है और आप चाहें तो उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अभी मैं इसका यूनिट 2 बताने जा रहा हूँ। जिस किसी का भी माइनर 2A में यानी पॉलिटिकल साइंस है माइनर में, वो इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखेंगे। ये वीडियो लेक्चर उसके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाएगा, क्योंकि अभी देखिए आप, चुनाव का समय है और आचार संहिता पूरे देश में लग चुका है। तो आपको जो है आचार संहिता के बारे में यानी आदर्श आचार संहिता के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। और ये संभावना बहुत ज़्यादा है कि आपके एग्ज़ाम में आदर्श आचार संहिता यानी चुनाव का आदर्श आचार संहिता शायद पूछा जाए, क्योंकि अभी देखिए ये एक करंट अफेयर्स में आता है ना। अभी जैसे वर्तमान में जो चल रहा है उस पर भी सवाल पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा बहुत अच्छे तरीके से। अब मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ कि यूनिट 2 में जो आपका सिलेबस में है वो क्या लिखा है। हिंदी में भी बताऊँगा, इंग्लिश में भी बताऊँगा, और आप इसको ध्यान से देखिए। चाहे आप हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हो, इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट हो, दोनों के लिए यहाँ पर मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट दोनों को बनाया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो यूनिट 2 है वो 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। पहला है आपका, जैसे आप देख सकते हैं, आदर्श आचार संहिता यह क्या है, और दूसरा है आपका चुनाव नामांकन चुनाव शपथ पत्र दाखिल करना, और तीसरा है आपका अपने उम्मीदवार को जानना। इसी चीज़ को अगर अंग्रेजी में आप देखें तो यूनिट 2 इलेक्शन एंड मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट्स है ना। आदर्श आचार संहिता को ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट्स कहा जाता है। इसमें आपका पहला आ गया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट्स व्हाट इट इज़, दूसरा आ गया फिलिंग इलेक्शन नॉमिनेशन एंड इलेक्शन एफिडेविट्स, और तीसरा आ गया नोइंग योर कैंडिडेट्स। दोस्तों इसको ध्यान से समझिएगा कि इंग्लिश और हिंदी, ठीक है, बस ट्रांसलेशन का फ़र्क है और कुछ नहीं। समझना एक ही चीज़ को है आपको। ठीक है, तो मैं आपको हिंदी में समझा दूंगा, लास्ट में आपको मैं दिखा दूंगा कि इंग्लिश में कैसे लिखा गया है। आप उसको वहाँ से लिख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप जो है ज्वाइन बटन पे ज्वाइन होके इसको जो है PDF को सेम टू सेम यही वाला PDF में डाल दूंगा, आप उसको वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको एग्ज़ाम डी का ज्वाइन बटन में ज्वाइन होकर वहाँ पर एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप नहीं ज्वाइन होना चाहते तो आप यहाँ से जो है उसको देख के, जैसा यहाँ पर आप यूट्यूब में देख के उसको आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं आप शुरू करता हूँ। यहाँ पर जो है चुनाव और आदर्श आचार संहिता। ठीक है, सबसे पहले ये क्या है, तो आप देख सकते हैं कि आदर्श आचार संहिता चुनाव आयोग द्वारा स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए दिशा निर्देशों का एक समूह है। यह राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, सरकारों और मतदाताओं के लिए आचरण के मानदंडों को निर्धारित करता है। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि ये मतदाता के लिए, सरकार के लिए, उम्मीदवार के लिए और जो पार्टी होती है, जो दल होते हैं ना, उनके लिए क्या करता है, एक मानदंड, एक क्राइटेरिया बनाता है कि आपको इन नियमों पे चलकर जो है, फिलहाल जब तक चुनाव हो रहे हैं, इन नियमों पे चलकर ही काम करना होगा। अब आदर्श आचार संहिता का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, ये क्यों लगाया जाता है। ठीक है, आप लोग अगर थोड़े से भी करंट अफेयर्स को पढ़ते होंगे, ठीक है, या क्या चल रहा है देश में इसको अगर पढ़ते होंगे, न्यूज़ देखते होंगे, तो आपको पता चला होगा कि हाल ही में कुछ दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने, है ना, जिसे बोलते हैं चुनाव आयोग ने, उसने क्या किया, लोकसभा के लिए जो चुनाव का डेट होता है ना, उसको जारी कर दिया कि लोकसभा के जो चुनाव होंगे वो 7 फेज़ में होंगे, और 7 फेज़ की जो शुरुआत होगी उससे पहले आचार संहिता देश में लग जाएगा, और उसी आचार संहिता को चुनाव आयोग ने उसी टाइम से लागू किया। ठीक है, तो पूरे देश में, तो यहाँ पर जो है उम्मीदवारों, सभी उम्मीदवारों को समान अवसर प्रदान करना। आचार संहिता लगाने का मतलब होता है सभी जो उम्मीदवार हैं, चाहे वो अमीर उम्मीदवार हैं या गरीब उम्मीदवार हैं, उनको समान अवसर प्रदान करना। अगर आचार संहिता नहीं लगेगा तो अमीर उम्मीदवार जो होंगे, जो रिच कैंडिडेट होंगे, है ना, जो अमीर होंगे, तो वो क्या होंगे, उनके पास प्रचार करने का बहुत सारा साधन हो जाएगा। और जो गरीब होंगे, हालांकि वो देश के लिए कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे, पैसे के आगे उनका नहीं चलेगा। तो इसलिए सभी को समान अवसर प्रदान करने के लिए आचार संहिता लगता है। चुनाव प्रचार के दौरान भ्रष्टाचार और अनुचित प्रभावों को रोका जाता है, इसके लिए भी आदर्श आचार संहिता है वो लगाया जाता है। मतदाताओं को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से अपनी पसंद बनाने में सक्षम बनाना। स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप का मतलब होता है कि एकदम फ्री होके, ठीक है,
और बिना किसी का पक्ष लेते हुए आप जो है देख सकेंगे कि कौन सही तरीक़ा से आप अपने बातों को आप तक पहुंचा रहा है। इसके बाद आदर्श आचार संहिता के कुछ प्रमुख प्रावधान शामिल हैं। क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या इसका जो नियम है। सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक या सांप्रदायिक बैठकें आयोजित करने पर प्रतिबंध करना है ना, मतलब कि सार्वजनिक स्थान पर कोई भी धार्मिक या सांप्रदायिक बैठकें आयोजित नहीं होंगी। सरकारी संसाधनों का चुनाव प्रचार के लिए उपयोग करने पर प्रतिबंध, यानी कि सरकार की किसी भी संपत्ति का, जो नेता पहले से मंत्री वगैरह बने हुए हैं वो सरकार के किसी भी संपत्ति का उपयोग चुनाव के लिए नहीं कर सकते। ना ही सरकारी कर्मचारियों को भी अपने अनुसार वो काम में लगा सकते हैं। अभी सरकारी जो कर्मचारी हैं, जितने भी सरकार के एम्प्लॉय, मतलब क्या बोलेंगे, सर्वेंट, सरकार के जितने भी गवर्नमेंट जॉब में काम करते हैं, वो सभी को अब राजनीतिक दलों से आज़ाद हैं और कोई भी राजनीतिक दल जो है उसको अपने इशारे पर नहीं नचा सकता। मतदाताओं को डराने या धमकाने पर प्रतिबंध है पूरी तरीके से, यानी कोई भी वोटर्स को डरा या धमका नहीं सकता। मतदाता यानी वोटर्स को रिश्वत देने या किसी भी प्रकार का लाभ, अनुचित लाभ देने का प्रतिबंध है। कोई भी जो है मतदाताओं को, वोटर्स को रिश्वत वगैरह बहुत जगह होता है, पैसा वगैरह दे देता है, मीट वगैरह बांट देता है, शराब वगैरह बांट देता है, तो ये सारी चीज़ें जो है प्रतिबंध है। चुनाव प्रचार के लिए निर्धारित खर्च की सीमा, यानी चुनाव प्रचार के लिए क्या होगा, जो खर्च सीमा है वो निर्धारित किया जाएगा कि इससे ज़्यादा आप खर्च नहीं कर सकते हैं। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन अगर कोई कर दिया तो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर चुनाव आयोग द्वारा उम्मीदवारों या राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, उसे जुर्माना लगाया जा सकता है, चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है और ज़्यादा ही अगर कुछ हो जाए तो उसे चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, वो चुनाव नहीं लड़ सकता। आदर्श आचार संहिता भारत में चुनावों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये सभी उम्मीदवारों को समान अवसर प्रदान करता है और मतदाताओं को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से अपनी पसंद बनाने में सक्षम बनाता है। अब हम लोग आगे जाएंगे तो आएगा सेकंड पॉइंट, वो है चुनाव नामांकन और चुनाव शपथ पत्र दाखिल करना। क्या होता है चुनाव नामांकन और चुनाव शपथ पत्र दाखिल करना? तो चुनाव नामांकन और चुनाव शपथ पत्र दाखिल करने का मतलब होता है कि चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों को नामांकन पत्र और चुनाव शपथ पत्र दाखिल करना होता है। यह प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुसार होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा चुनाव नामांकन क्या होता है। नामांकन पत्र निर्धारित प्रारूपों में भरा जाना चाहिए और चुनाव अधिकारियों के समक्ष, चुनाव जो अधिकारी होता है उसके सामने ही उसको प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यानी कि जब भी कोई चुनाव लड़ता है, जब भी कोई नेता चुनाव लड़ता है तो समझिए कि उसको चुनाव जो नामांकन पत्र है, ठीक है, उसको भरना पड़ेगा। अब क्या क्या भरना पड़ेगा वो आप समझिए। नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवार को एक निर्धारित राशि का जमानत शुल्क जमा करना होगा, कुछ पैसा जमा करना पड़ता है, सिक्योरिटी मनी बोलते हैं उसको। नामांकन पत्र में उम्मीदवार का नाम होना चाहिए, उसका पता, उसका राजनीतिक दल अगर कोई पार्टी से संबंधित है, वरना निर्दलीय भी लिख सकता है ना, किसी पार्टी से नहीं है। चुनाव लड़ने का कारण भी बताना होगा कि क्यों चुनाव लड़ेंगे आप, ठीक है। और नामांकन पत्र की जाँच चुनाव अधिकारी द्वारा की जाती है। अगर सब कुछ सही पाया जाता है तो नामांकन को स्वीकार कर लिया जाता है। अब एक शपथ पत्र भी देना होता है ना, जिसे एफिडेविट बोलते हैं। एफिडेविट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, उसे शपथ पत्र बोलते हैं। खुद से शपथ पत्र देना। चुनाव शपथ पत्र में उम्मीदवार ये घोषणा करता है कि वो चुनाव आयोग के सभी नियमों का पालन करेगा। उम्मीदवार ये भी घोषणा करता है कि वो भारत के संविधान का पालन करेगा और देश के एकता को बनाए रखेगा। चुनाव शपथ पत्र में उम्मीदवार अपनी शैक्षणिक योग्यता बताता है, अपना आपराधिक रिकॉर्ड बताता है, इसके अलावा उसके पास कितना संपत्ति है वो भी बताता है। यानी कि शपथ पत्र में उसको ये बताना पड़ेगा कि कितना पढ़ा लिखा है और आपराधिक रिकॉर्ड उसका क्या है और संपत्ति जो है उसका कितना है, ठीक है। चुनाव आयोग ने अभी हाल में ये भी बताया है कि बताना होगा किसी भी पार्टी को कि उनके पास क्या दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था जो उन्होंने एक आपराधिक व्यक्ति को जो है चुनाव में कैंडिडेट के रूप में, यानी कि प्रतिनिधि के रूप में खड़ा किया है। इस पर भी चुनाव आयोग ने जो है नोटिफिकेशन जारी किया है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप जो है चुनाव आयोग के क्या बोलते हैं उसको, आचार संहिता के पूरे नियम को पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे नियम हैं, ठीक है। संविधान की कौन से अनुसूची में क्या चीज़ें, सब कुछ दिया गया है, ठीक है। तो उतना डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं इतना जा रहा हूँ कि आप इसको समझ सकें। ज़्यादा डिटेल करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा, आप उसको समझ ही नहीं पाइएगा, ठीक है। तो मोटा मोटी तौर पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताते हुए जा रहा हूँ। नामांकन और शपथ पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि कितनी होती है, अंतिम डेट कितना होता है? तो देखिए, नामांकन और शपथ पत्र दाखिल करने की जो अंतिम तिथि होती है चुनाव आयोग द्वारा घोषित की जाती है। आमतौर पर नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि चुनाव की तारीख से 14 दिन पहले होता है, यानी जिस दिन वोट होगा उसके ठीक 14 दिन पहले जो है उसको दाखिल करना होगा, ठीक है। इसके अलावा चुनाव शपथ पत्र क्या होता है, ये अंतिम तिथि होती है कि नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 7 दिन बाद होती है। यानी कि जिस दिन आप नामांकन करवा दिए ना,
मतलब मान लीजिए कि चुनाव जो कोई नेता है वो अपना नाम वहाँ लिखवा दिया चुनाव के 14 दिन पहले, तो उसके ठीक 7 दिन बाद यानी चुनाव से 7 दिन पहले उसको क्या करना होगा, उसको अपना शपथ पत्र दाखिल करना होगा। अपने उम्मीदवारों को जानना अब वेरी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने तो अपना नामांकन पत्र वगैरह दाखिल कर दिया, शपथ पत्र दाखिल कर दिया, चुनाव आयोग ने उनको मान लीजिए योग्य भी घोषित कर दिया, तो आपको अब खुद से जानना है, ठीक है, क्योंकि आप एक वोटर्स हैं तो आपको जानना चाहिए कि आपका उम्मीदवार कौन है। अपने उम्मीदवारों को जानना, ठीक है, अपने उम्मीदवारों को जानना, ठीक है। एक चीज़ समझिए कि जब आप बैंक में खाता खोलते हो तो आपको केवाईसी करवाया जाता है। केवाईसी का मतलब होता है क्या, नो योर कस्टमर, है ना, केवाईसी, नो योर कस्टमर। तो बैंक अपने कस्टमर को पूरी जानकारी, पूरा डिटेल लेता है उससे, ताकि कौन पैसा जमा कर रहा है उसको जानकारी हो। उसी प्रकार से आपको भी अपना नेता कौन है उसको जानने के लिए अपने उम्मीदवार को जानना होगा। तो अपने उम्मीदवारों को जानने का मतलब चुनाव में मतदान से पहले मतदाताओं के लिए ये महत्वपूर्ण है कि वे अपने उम्मीदवारों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। ये जानकारी उन्हें यह तय करने में मदद करेगी कि वे किस उम्मीदवार को वोट देना चाहते हैं। उम्मीदवारों के बारे में जो जानकारी प्राप्त करने के लिए आप कौन कौन से तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार सामग्री को पढ़ें। देखिए हर कोई उम्मीदवार जो होते हैं ना, उनकी विचारधारा, उनकी नीतियाँ, योजना, सारी चीज़ें वो चुनाव प्रचार के द्वारा अपनी जनता को बताते रहते हैं, ठीक है। तो आप पढ़कर वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीदवारों की वेबसाइट और सोशल मीडिया पेजों पर जाएं। उम्मीदवारों की अपनी मतलब मान लीजिए कोई भी नेता जो है चुनाव लड़ रहा है, उसकी कोई पार्टी है या खुद से लड़ रहा है, तो उसका एक सोशल वेबसाइट होगा, है ना। मान लीजिए किसी का यूट्यूब है, यूट्यूब चैनल है, किसी का फेसबुक चैनल है, किसी का जो है वेबसाइट है, तो आप वहाँ पर जाकर उनके बारे में पूरी जानकारी, उनकी विचारधारा क्या है, नीतियाँ क्या है, कौन कौन सी योजनाएँ हैं, जीतने के बाद क्या क्या करेगा, सारी चीज़ें आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं और वो कितना सही है उसको जानकर आप उसको चुनाव जो है जिता सकते हैं। मतदाता इन वेबसाइटों पर जा सकते हैं। उम्मीदवारों के साथ आयोजित बैठक और कार्यक्रम में भाग लेना। अगर आप बहुत ज़्यादा आगे जाना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा हम और अच्छे से जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे, तो आप वो बहुत सारे जो है बातचीत करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करते हैं, सभाएं आयोजित करते हैं, तो वहाँ पर जाकर आप बैठ के उनसे खुद सुन सकते हैं, उनसे बातचीत करके उनके जानकारियों को ले सकते हैं कि आप क्या आप करना चाहते हैं इस क्षेत्र के लिए, आप क्या जनताओं के लिए आपकी योजनाएँ क्या है, नीतियाँ क्या है, ये सब आप पूछ सकते हैं। मीडिया द्वारा प्रकाशित उम्मीदवारों के बारे में पढ़ें, यानी कि आप चाहे तो टीवी में या फिर अखबार में देखकर भी उनके बारे में जान सकते हैं, उनकी योजनाओं के बारे में जान सकते हैं। चुनाव आयोग भी ऐसे बहुत सारे उम्मीदवारों को जो है माने चुनाव आयोग द्वारा अपने वेबसाइट पर सारे उम्मीदवारों के बारे में जानकारी दी जाती है ताकि मतदाता उसको पहचान सके। तो मतदाताओं को निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। अब जो मतदाताएँ होते हैं उनको किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। पहला चीज़, उम्मीदवार की विचारधारा और नीतियाँ क्या है, उसकी विचारधारा क्या है, उसकी नीतियाँ क्या है। दूसरा, उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता क्या है, अनुभव क्या है, वो कितना पढ़ा लिखा है और कितना एक्सपीरियंस है। उम्मीदवारों का आपराधिक रिकॉर्ड क्या है, मतलब उसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो क्या है। उसके अलावा जो उम्मीदवार है उसकी संपत्ति क्या है, उसके पास कितना संपत्ति है, ये सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। और उम्मीदवार चुनाव जीतने के बाद क्या करने का वादा करता है। तो मतदाताओं को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि वे केवल उन्हीं उम्मीदवारों को वोट दे जो योग्य हो, ईमानदार हो और जिम्मेदार हो। फिर से मैं बता रहा हूँ, जो योग्य हो, ईमानदार हो और जिम्मेदार हो। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उम्मीदवारों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए मतदाता को केवल विश्वसनीय स्रोतों का ही उपयोग करना चाहिए, यानी कि वही स्रोत का यूज मतलब उसी चीज़ का उपयोग करना है जो कि आपको विश्वसनीय लगे, जिसका कुछ जेन्युइन न्यूज़ देता हो। ऐसा नहीं कि हवाई बात होता है, इस प्रकार की चीज़ों पर जो है आपको विश्वास नहीं करना है, विश्वसनीय स्रोतों का ही उपयोग करना है। ये तो मैंने हिंदी में बता दिया। अब यहाँ पर अंग्रेजी में दिया है इलेक्शन एंड मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट्स, यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट्स व्हाट इट इज़, इसके बारे में पूरा मैंने यहाँ पर बता दिया है। तो जो भी इंग्लिश वाले छात्र हैं, ठीक है, छात्र छात्राएँ हैं, वो यहाँ से जो है उस चीज़ को देख सकते हैं और इसको जो है लिख सकते हैं। सेम चीज़ें हैं जो मैंने आपको समझाया है हिंदी में, वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। तो आप यहाँ से जो उसको आराम से लिख सकते हैं। और अगर यहाँ से आप नहीं लिख रहे हैं, इसको आपका PDF चाहिए, तो आप चैनल में ज्वाइन होकर इसका PDF ले सकते हैं। यही PDF में जो है वहाँ पे डाल दूँगा, आप वहाँ से जो है इस चीज़ को डाउनलोड करके ले सकते हैं। ये पूरा जो है उसका PDF है। मैंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बनाया है ताकि दोनों ही प्रकार के विद्यार्थियों को इसको समझने में आसानी हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो मैंने अभी बताया आपको KYC के बारे में, नो योर कैंडिडेट, यहाँ पर जो है उसके बारे में भी है, वेबसाइट, सोशल मीडिया, ठीक है।
और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर मैंने उसको बताया है ताकि आप समझ सकें। ये देखिए अभी जो मैंने बताया कौन कौन से क्वेश्चन है। व्हाट आर द कैंडिडेट्स आइडियोलॉजीज एंड पॉलिसीज, व्हाट इज़ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द कैंडिडेट, व्हाट इज़ द क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफ द कैंडिडेट, व्हाट आर द एसेट ऑफ द कैंडिडेट, व्हाट डज द कैंडिडेट प्रोमिस टू डू आफ्टर विनिंग द इलेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर बनाया गया है, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा सहायक होगा। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, और ये आपका पॉलिटिकल साइंस माइनर 2A का सेकंड सेमेस्टर के लिए जो है सेकंड यूनिट कंप्लीट हो गया। ठीक है, और 1-2 यूनिट बचा हुआ है, कोशिश करते हैं कि बहुत जल्दी उसको भी कंप्लीट करा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।